हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में जो पहला चीज है वो क्या है उसको जरा समझते हैं। ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स समझो पहले। जैसे मान लो मेरे पास जो है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आप जानते होंगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ सेम सेंस में, तो जो तीसरी साइड होती है अपोजिट सेंस में इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। मान लो ये ए है, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, अब मान लो कि कोई रिजल्टेंट फोर्स है, कोई रिजल्टेंट फोर्स ऐसे है, ये कोई रिजल्टेंट फोर्स है और ये कोई वेक्टर है, वेक्टर है। अब मान लो ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये कैसा फोर्स है? रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स और ये कोई और फोर्स है, अनदर फोर्स है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये जो वेक्टर है ना, तीसरा वाला, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर जब इसको टच करेगा तभी सिस्टम में मोशन आ सकता है। ये इसी को जो है ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। या तो इसको क्रॉस कर जाए या फिर इसको टच कर जाए, इसी को हम लोग ड्राइविंग फोर्स वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जो वेक्टर लॉ एडिशन के नियम को फॉलो करते हुए सिस्टम को मोशन के लिए प्रेरित करे, ड्राइव करने के लिए प्रेरित करे, ऐसे फोर्स को हम लोग ड्राइविंग फोर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा। मान लो ये वेक्टर अभी यहाँ है, ऐसे है, यहाँ पे, तो अभी ये सिस्टम जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा सा और मैंने बढ़ाया इस ड्राइविंग फोर्स, तो अभी भी मोशन स्टार्ट नहीं होगा। अगर मैंने इसको और थोड़ा सा बढ़ा दिया तो अभी भी मोशन स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये इसको सिस्टम को टच करेगा, इस वाले अनदर फोर्स को टच करेगा, वैसे ही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लग जाएगा ऑन द स्पॉट और बॉडी मोशन की कंडीशन में आ जाएगी, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन में आ जाएगी बॉडी। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? ध्यान से समझो। ये कोई सरफेस है, सरफेस बॉडी पे दो फोर्स लगा सकता है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक अलोंग द सरफेस। एक तो फोर्स लगेगा अलोंग द सरफेस और दूसरा फोर्स लगेगा किधर? वर्टिकल, सरफेस के वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो दो फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस जो ये जो सरफेस है ये अप्लाई कर रहा है ब्लॉक पे या इसके अनदर सरफेस पे। तो पहला है सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, और दूसरा है अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस। दो टाइप के फोर्सेस। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, तो ये जो सरफेस के लॉन्ग फोर्स लग रहा है और जो सरफेस के नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इसका जो रिजल्टेंट होता है, बेसिकली जो रिजल्टेंट है
इसी को हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। अब देखो, इसको जनरली हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं या सिंपली नॉर्मल बताते हैं, और इसको जनरली हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं, जो सरफेस के अलोंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम कांटेक्ट फोर्स को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस perpendicular and along the surface into a block। से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कांटेक्ट फोर्स बेसिकली होता क्या है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। देखो, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है उसको जरा समझते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, तो दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स होगा, दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स होगा, उसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है कि बेसिकली दो कांटेक्ट के बीच में फोर्स है, लेकिन ये तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक ये फोर्स एक्टिव नहीं होता है। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो एक टेंडेंसी होती है रिलेटिव स्लिप की बिटवीन बोथ द सरफेसेस, और इस कारण से क्या होता है कि इन दोनों सरफेसेस के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो बिना रिलेटिव स्लिपिंग के तो फोर्स जनरेट नहीं होगा, आप भी समझते हो कि बिना रिलेटिव स्लिप के फोर्स जनरेट कैसे होगा। तो रिलेटिव स्लिप होना जरूरी है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना जरूरी है। तो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स एक्ट किस तरीके से करता है उसको जरा समझते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी जब ये रुका हुआ है ना, रुका हुआ है, तो अभी इसका कोई विरोध नहीं है किसी भी सरफेस से, नो अपोज, बस रुका हुआ है, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन एक्शन में कब आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर मैं फ्रिक्शन के टाइप की बात करूं तो तीन तरीके के फ्रिक्शन होते हैं। एक तो स्टैटिक होता है, ठीक है, और दूसरा होता है लिमिटिंग, और तीसरा होता है काइनेटिक। कैसा होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है, लिमिटिंग का क्या मतलब होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है, जरा इस ब्लॉक से समझते हैं। ध्यान से समझना कि जब हम इस पे मान लो 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसी टाइम पे ये रिलेटिव स्लिप करना चाहता है सरफेस से, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये जो नीचे वाला सरफेस है ये इसको अपोज करेगा। तो कितने से अपोज करेगा? 1 न्यूटन से, मतलब फ्रिक्शन फोर्स अभी 1 न्यूटन वर्क करेगा। अब मान लो इसको मैं 2 न्यूटन कर देता हूँ। कितने न्यूटन? 2 न्यूटन कर देता हूँ। तो ये सरफेस जो है 2 न्यूटन से इसको अपोज करेगी। ये फ्रिक्शन फोर्स अब 2 न्यूटन हो गया। अब एक चीज कंसीडर करते हैं कि मान लेते हैं कि जो सरफेस है मैक्सिमम, मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो फोर्स ड्राइव कर सकती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ड्राइवन बाई सरफेस, ड्राइवन बाई सरफेस, मान लेते हैं कि ये 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन मान लेते हैं। तो ध्यान देना, अभी भी बॉडी रुकी हुई है, अभी भी बॉडी चल नहीं रही है, समझ रहे हो ना। ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन में आते हैं, 1 न्यूटन 2 न्यूटन। अभी मैं मान लो इसको 3 न्यूटन कर देता हूँ, थोड़ा और वेक्टर को लंबा कर देता हूँ, 3 न्यूटन का कर देता हूँ।
और इसको भी लंबा करके, तो यहाँ पर भी तुरंत फ्रिक्शन फोर्स अभी 3 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर मैं क्या करता हूँ कि लास्ट में जितनी क्षमता है सरफेस की, जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन सरफेस प्रोवाइड कर सकता है वो मैक्सिमम 5 है, तो 5 करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है 5 न्यूटन का फोर्स मैंने एक्सटर्नल फोर्स ये अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई किया। अब क्या होगा कि ये मैक 5 न्यूटन से इसका अपोज करेगा। ठीक है, 5 न्यूटन से इसका अपोज करेगा। वेक्टर की लेंथ बढ़ती जा रही है ना, तो लेंथ बढ़ती जा रही है मतलब फोर्स बढ़ता जा रहा है। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही मैं 5 न्यूटन किया तो ये उस स्थिति में आ गया जहां पर अभी तो प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट मोमेंट में बिल्कुल ऐसी कंडीशन है कि बस अब इससे अगर मैं 5.1 भी कर देता हूं तो ये बॉडी मूव कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो सरफेस की क्षमता है मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रोवाइड करने की या विरोध करने की या अपोज करने की इस ब्लॉक को, वो 5 न्यूटन है। अब 5 न्यूटन से ज़्यादा मैं जैसे ही दूंगा तो ये अब इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब वो भी 5 न्यूटन ही फोर्स लगेगा। अभी मैं 5.2 करूँगा तब भी 5 न्यूटन लगेगा, 5.3 करूँगा तब भी 5 न्यूटन लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था? जब तक ब्लॉक रुका हुआ है, टिल द ब्लॉक इज यहाँ पर स्टॉप, जब तक ये ब्लॉक रुका हुआ है तब तक जो इस पे फ्रिक्शन फोर्स काम करता है उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो आप कह सकते हो कि 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, मतलब 5 से थोड़ा कम तक जो भी फोर्स हम लगा रहे थे वो सब किस में आ रहा था? ये हम एक्सटर्नल लगा रहे थे, उतने से ये अपोज कर रहा था ये, तो वो सारा का सारा जो फोर्स है वो स्टैटिक में आता है। समझ रहे हो? अब ये लिमिटिंग क्या होता है जरा ध्यान से समझना। लिमिटिंग का क्या मतलब होता है? ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। ध्यान देना यहाँ पे क्या है? ऑन द वर्ज ऑफ मोशन में क्या है कि अब ये मोशन की कंडीशन में है लेकिन मोशन कर नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे जो मैंने अगर एग्जांपल से समझाऊं तो यहाँ पे जो फोर्स है 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, ये सब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हैं। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ... 4.999 ... तक ये जो है स्टैटिक फोर्स है। अब यहाँ पे जैसे ही फोर्स का मान 5 न्यूटन हुआ वैसे ही ये लिमिटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, और इसके बाद जैसे ही मैंने फोर्स ग्रेटर देन 5 न्यूटन किया वो सारा का सारा किस में आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन में आएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स तो आप ध्यान से समझना कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, मान लो ये कोई सरफेस और ये बॉडी है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और ये नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, अब जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। म्यू क्या कहलाता है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ये एन क्या है? नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एंड ये सब के लिए पहली बात तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज अगर मैं देखूं, मेन प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का अगर मैं मेन फीचर देखूं तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, पहला चीज तो ये वेरी करता है सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस। दूसरी चीज ये है कि ये चेंज हो जाता है, इट चेंजेस बॉडीज फ्रिक्शनल कंडीशंस। फ्रिक्शनल कंडीशन का मतलब क्या है? फ्रिक्शनल कंडीशंस का ये मतलब है कि वो स्टैटिक कंडीशन में है, या फिर वर्ज ऑफ से लिमिटिंग कंडीशन में है, या फिर काइनेटिक कंडीशन में। ध्यान देना, काइनेटिक कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो जाता है। पहले तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स और उसके बीच में ग्राफ बनाऊं, ये मान लो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स ये है मेरा फ्रिक्शनल फोर्स F, ठीक है। तो पहले तो क्या होता है, लीनियर ग्राफ जाता है, अचानक बढ़ता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ तक, ये वाला जो है कंडीशन, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ ग्राफ हो गया है, थोड़ा सा ऐसे बनाना चाहिए, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये जो कंडीशन है, मान लो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बनाओ, तो ये जो है एक्सटर्नल फोर्स है 5 न्यूटन वाला, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके आगे जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, ये कौन सा है? काइनेटिक वाला है। कौन सा है? काइनेटिक। इसके पीछे ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है ना, स्ट्रेट लाइन, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये बेसिकली कौन सी है? ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर हो रहा है? और ये जो है, इस पर जो फोर्स का 5 न्यूटन लगाने पर, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ये जो फोर्स है ये लिमिटिंग है। क्या है? लिमिटिंग। क्लियर? बट एक चीज ध्यान देना होगा कि लिमिटिंग कंडीशन में हमेशा नेट फोर्स 0 होता है। लिमिटिंग कंडीशन में हमेशा नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। इन लिमिटिंग केस नेट फोर्स किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, ठीक है। नाउ अब एक एक चीज और समझ लेते हैं कि ऐसे समझो कि जैसे ये कोई बॉडी है, ये सरफेस जो है, इस पर एक तो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है N, और दूसरा ये सरफेस के लॉन्ग फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ध्यान से समझना कि इसको 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि जो सरफेस है, इस ब्लॉक पे 2 फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक तो नॉर्मल डायरेक्शन में, एक सरफेस के अलोंग। और दूसरा ये कह सकते हैं कि सरफेस बॉडी पर सिर्फ एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। इसके 2 कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि नॉर्मल फोर्स है, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है। इतनी बात क्लियर हुई? अब आपको ये बात पता होगी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स वेरी फ्रॉम 0 to μn। मतलब कोई सरफेस मिनिमम जो फ्रिक्शन फोर्स दे सकता है वो 0 दे सकता है, और मैक्सिमम कितना दे सकता है? μn के बराबर दे सकता है। और ये मैक्सिमम फोर्स आता कब है? जब बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में होती है। मैक्सिमम फोर्स तभी आता है व्हेन बॉडी इज इन लिमिटिंग कंडीशन, या फिर कह सकते हो ऑन द
वर्ज ऑफ स्लिपिंग, वर्ज ऑफ स्लिपिंग। अगर ये कंडीशन है तो बॉडी पर मैक्सिमम फोर्स लगता है जो म्यू n के बराबर होता है। अब जब बॉडी मोशन नहीं करती, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, अगर बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उस पर जो फ्रिक्शन होगा बेसिकली वो जीरो होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली एक्शन में तब आता है जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता है। और फ्रिक्शन फोर्स आता क्यों है? इनर्शिया के कारण, क्योंकि एक बॉडी और दूसरी बॉडी से कांटेक्ट में थी, दोनों रेस्ट पे थी। अब दूसरी बॉडी चाहती है कि मैं मोशन करूं तो श्योर सी बात है अनदर बॉडी क्या करेगी, उसका अपोज करेगी। अपोज करने का तरीका है फ्रिक्शन फोर्स। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है मेरे बच्चे, कि ध्यान से समझना। ये मान लो हमारे पास कोई बॉडी है और ये नॉर्मल फोर्स है और ये फ्रिक्शनल फोर्स। अब नॉर्मल से और ये जो कांटेक्ट फोर्स है C या नेट फोर्स है, नॉर्मल से जो नेट फोर्स या कांटेक्ट फोर्स एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब क्या है इसका, कि इसका डिफिनीशन क्या है? द एंगल फ्रॉम ऑफ नॉर्मल फोर्स फ्रॉम नेट फोर्स, ब्रैकेट में डाल देना, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, कि अगर मैं इसको, ये वेक्टर F होगा क्योंकि पैरेलल है, tan फाई निकालना चाहूँ तो tan फाई कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर है F और नीचे क्या है? बेस में n है। तो F की वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं? ये हो जाएगा म्यू n अपान n। तो यहाँ से n कैंसिल होगा, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? tan फाई म्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जब बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में है, इफ बॉडी इज इन लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन का मतलब नेट फोर्स जीरो है बॉडी पे, बॉडी इज इन लिमिटिंग कंडीशन, तो उस केस में जो नॉर्मल है, जो कांटेक्ट फोर्स है, एंगल ऑफ कांटेक्ट फोर्स या नेट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स या आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं नेट फोर्स, एंगल कितना बनाएगा? इफ बॉडी इज इन लिमिटेड कंडीशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट फोर्स फ्रॉम नॉर्मल should be tan इनवर्स म्यू। और म्यून पहले तो फिक्स नहीं था, काइनेटिक कंडीशन में वो फिक्स हुआ। तो हम लोग सिर्फ उस विषय की बात कर रहे हैं जहां पर ये मैक्सिमम हो जाता है और ये बॉडी जो है ऑन द वर्ज ऑफ मोशन आ जाती है, मतलब अब जस्ट मोशन होगा लेकिन अभी नेट फोर्स जीरो है। राइट नाउ नेट फोर्स क्या है बॉडी पे? जीरो, ठीक है। अब ड्राइविंग फोर्स वही एक्सटर्नल फोर्स ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगा और रिजल्टेंट को जैसे ही टच करे या क्रॉस करे बॉडी मोशन में आ जाएगी, जस्ट मोशन, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं लोग। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से समझना, ये बड़ा प्यारा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास m है और सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हम F लगा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि फाइंड
minimum value of f, value of so it just start to move, मतलब जस्ट स्टार्ट हो जाए मोशन करना। तो देखो कि जो बॉडी है वो लिमिटिंग कंडीशन में रहेगी, तभी रहेगी जब ये जो नॉर्मल है ना, ये जो नॉर्मल है, नेट फोर्स तो जीरो रहेगा ना, तो ये जो नॉर्मल है ये नेट फोर्स से कितना एंगल बनाना चाहिए, नेट फोर्स, ध्यान देना कॉन्टैक्ट फोर्स इधर होता है ना इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जीरो होगा तो इधर भी उतना ही नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होना चाहिए। भाई कॉन्टैक्ट फोर्स सी इधर भी होगा तभी ना नेट फोर्स जीरो होगा। तो अब जो है ड्राइविंग फोर्स हमारा एफ है। अगर ड्राइविंग फोर्स यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट से अप्लाई करता हूँ और सी को टच कर जाता है तो बॉडी जस्ट मोशन स्टार्ट कर देगी, मतलब लिमिटिंग केस में। तो बस एक फोर्स लगा दो एफ, ये एंगल कितना होगा 5। भाई जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल से कितना एंगल होना चाहिए नेट फोर्स का या कॉन्टैक्ट फोर्स का, 5 एंगल या tan इनवर्स म्यू होना चाहिए, तभी तो ये मोशन करेगी, अदरवाइज मोशन कर नहीं पाएगी। तो अब बाकी जो काम है वो सिर्फ ज्योमेट्री का काम है। तो ये तो खैर वेक्टर mg है और ये हमारा रिजल्टेंट है। तो tan फाई लगा दो, tan फाई बराबर कितना हो जाएगा, tan फाई बराबर आ जाएगा f अपान mg। तो यह बराबर कितना हो जाएगा mg tan फाई, और tan फाई बराबर कितना होता है tan इनवर्स म्यू। तो tan फाई कितना हो जाएगा, म्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से f कितना आ जाएगा mg म्यू, या f बराबर कितना आ जाएगा म्यू mg। ठीक है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि आप पहले काम करते, फिर ये ध्यान देना f जो है मिनिमम आया है, ये f और ये f दोनों अलग अलग है, ये f की मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, f की क्या है मिनिमम वैल्यू। ओके, समझ गए होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक बॉडी है, एक ब्लॉक है, ये रखा हुआ है और m मास का है, और इस पर एक फोर्स लगाते हैं हॉरिजॉन्टल से जो कि 30 डिग्री एंगल पर है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सो इट जस्ट स्टार्ट द मोशन, जस्ट स्टार्ट द मोशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे आओ समझते हैं, ध्यान से समझो। कि पहली बात तो ये जो हमारी बॉडी है नॉर्मल रे पहले ड्रॉ कर लो, और जो नेट फोर्स है उससे कितना एंगल बनाना चाहिए, 5 एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, तो नेट फोर्स तो जीरो है, जितना इधर नेट फोर्स लगेगा कॉन्टैक्ट फोर्स उतना इधर भी होना चाहिए कॉन्टैक्ट फोर्स। अब अगर ये एक वेक्टर है mg वाला, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ये वेक्टर जब इसको टच करेगा रिजल्टेंट को तो ये मोशन करने लगेगा। भाई तभी तो हमारा जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है वो कंप्लीट होगा। कंप्लीट नहीं होगा तो फिर एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लो ये वेक्टर यहाँ रह जाता है, इतना छोटा फोर्स लगाते हो तब भी मोशन नहीं होगा। अगर आप और छोटा लगाते हो, उतना छोटा रहते हो, तब भी नहीं मोशन होगा। जब तक इसको टच ना करे या क्रॉस ना करे तब तक मोशन पॉसिबल नहीं है। टच करने का मतलब होता है कि जस्ट वर्ज ऑफ स्लिपिंग, और अगर आपको मोशन मिलाना है तो थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा, इतना बड़ा करना पड़ेगा इस फोर्स को, ड्राइविंग फोर्स को। ठीक है, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है मेरे भाई, 30 डिग्री बना रहा है। अच्छा, ये 30 डिग्री है, तो एक बात ये बताओ कि ये कितना होगा, ये 60 होगा। ओके, अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल 180 होता है, तो -60 कर दो और -5 कर दो, तो ये हो जाएगा 120 - 5। अब जो है
लामी थ्योरम लगा दो, लामीस थ्योरम, ठीक है, लामीस थ्योरम या साइन रूल भी बोल सकते हो, लामीस थ्योरम लगाओ या फिर साइन रूल। तो देखो ये mg है, mg के सामने का जो फोर्स है वो कितना है, mg अपॉन साइन 120 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा, ये f है, f के सामने का कितना है एंगल, उसका साइन लेना है, तो ये आ गया। तो f बराबर, ध्यान देना ये मिनिमम वैल्यू है, f बराबर हो जाएगा mg साइन 5 अपॉन साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, अच्छा साइन ए करोगे जब तो साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन ए कॉस बी तो कॉस 5 और प्लस मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि कॉस ए करोगे कॉस 120 माइनस 1/2 के बराबर होता है, तो ये प्लस 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे कॉस ए साइन बी तो साइन 5 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन और बचा हुआ है जिसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा और बचा हुआ है, बाकी सब हो चुका है, ठीक है। अब देखो f बराबर कितना हो जाएगा 2mg साइन 5 अपान कितना हो जाएगा √3 cos 5 प्लस साइन 5। अब ऊपर नीचे डिवीजन कर दो cos 5 से, तो यह बराबर कितना आ जाएगा 2mg tan 5 अपान √3 प्लस tan 5। अब tan 5 बराबर कितना होता है, tan 5 मेरे भाई ये म्यू के बराबर होता है, ठीक है, तो यह बराबर कितना आ जाएगा 2mg और म्यू अपान √3 प्लस म्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी, बाकी कैलकुलस के तरीके से भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तरीका सबसे ज़बरदस्त है और धांसू। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है जरा समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, और ये जो एंगल है ये थीटा है, एक इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो F की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए ताकि ब्लॉक जो है ऊपर की ओर जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, स्लाइड ना करे, स्टार्टिंग कंडीशन में पोजीशन में आ जाए। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F so that it just starts moving या स्लाइडिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें क्या होना चाहिए पहले ये समझते हैं। ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है। अब इस पे कांटेक्ट फोर्स वर्क कर रहा होगा, अब इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F। अब चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो कांटेक्ट फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को कट कर पाएंगे। ये बात सही है कि नहीं भाई, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो भाई समझो, पहले समझो मेरी बात समझो प्लीज। देखो ये m मास है, ठीक, एक तो mg लग रहा है और एक F लग रहा है, ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ना कुछ, ये रिजल्टेंट है, मान लो Fr है, और हमें पता है कि इस पर एक कांटेक्ट फोर्स भी लग रहा है C। अगर नेट फोर्स 0 करना है भाई मेरे
नेट फोर्स जीरो करना है तो सी और एफ आर बराबर होने चाहिए ना, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। और दूसरी बात कि जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल इससे कितना एंगल बनाएगा नेट फोर्स से, फाई एंगल पर होना चाहिए, तब जो है लिमिटिंग कंडीशन आएगी। समझ रहे हो ना, इस चीज को हमें समझना है बाकायदे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो अब जो है मान लो नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है, ठीक है। और नॉर्मल नेट फोर्स से कितना एंगल बनाना चाहिए, आप कहोगे सर फाई एंगल पर होना चाहिए। भाई ये नेट फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर होगा। ये किसका नेट फोर्स है, एफ और एम जी का नेट फोर्स है। इस पे और कौन सा फोर्स लग रहा है, वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर होना चाहिए। बाकी ये एंगल थीटा है तो ये भी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। अब ट्रायंगल ऑफ एडिशन से इस वाले फोर्स को भाई एडिशन रूल को फॉलो कराना पड़ेगा ना, और वो सी को टच भी करना चाहिए। ये ड्राइविंग फोर्स है, इस सी को जब तक टच नहीं करेगा तब तक बॉडी मोशन में नहीं करेगी, मोशन ही नहीं करेगी। तो आओ इसको टच करा देते हैं, और ठीक है। तो देखो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पूरा हो गया फोर्स का। अब ये हमारा एफ अप्लाई हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, ये एफ है। तो अब बाकी काम ज्योमेट्री का रह गया। tan थीटा प्लस फाई किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर है एफ और बेस कितना है mg, ठीक है। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, mg tan थीटा प्लस फाई। तो यहाँ पे कर लेते हैं, एफ बराबर हो जाएगा mg tan a प्लस tan b, tan थीटा प्लस tan फाई की जगह म्यू रख दो अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू म्यू। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर, आसान है। अब देखो इसमें पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था कि ये स्लाइड अप है, अभी इसको क्या करना है, स्लाइड डाउन करना। तो स्लाइड डाउन कैसे होगा, जरा इसको समझते हैं कि कैसे ये स्लाइड डाउन कर पाएगा, क्या कंडीशन है। तो ये हमारे पास यम मास है और ये जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है mg वर्क करेगा, ठीक है। और इस पे एक फोर्स लग रहा है F। अब इन दोनों का जो नेट फोर्स है F और mg, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो कार्य कर रहा होगा। अब देखो ये हमारा नॉर्मल है, इसका क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये है नॉर्मल। तो अगर इस एरिया में आप रिजल्टेंट फोर्स को रखते हो, मतलब ऊपर वाले एरिया में नॉर्मल से राइट में, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में स्लिप करेगा। अगर हम नीचे की डायरेक्शन में स्लिप कराना चाहते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स जो एफ और एम जी का है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, और नॉर्मल के लेफ्ट में होना चाहिए, इस एरिया में होना चाहिए। और सिंस क्या है कि ये जो नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स यही कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर होगा, और कॉन्टैक्ट फोर्स के अगर बराबर है, ये तो नॉर्मल है, सॉरी ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल मैंने लिखा है नॉर्मल है, तो नेट फोर्स इधर होना चाहिए या इधर, कहोगे सर इधर ही होगा तभी तो नीचे की डायरेक्शन में मोशन करेगा, अदरवाइज ऊपर की डायरेक्शन में मोशन कर जाएगा। हाँ ये बात सही है। तो नेट फोर्स कुछ नहीं, ये नेट फोर्स है जो कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर होगा क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। और नॉर्मल से कितना एंगल पर होगा, फाई एंगल पर होगा। नॉर्मल से कितने एंगल पर होगा, फाई एंगल पर होगा। ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये कितना होगा, तो ये थीटा एंगल होगा, क्योंकि नॉर्मल से ये अगर थीटा है तो नॉर्मल से mg का एंगल जो होता है वो थीटा आता है। तो अब बताओ मेरे को ये वाला एंगल कितना होगा, तो कहोगे सर टोटल थीटा है, फाई घटा दो तो थीटा माइनस फाई है। मैंने कहा यस। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को पूरा कर दो भाई, ड्राइविंग फोर्स को अप्लाई करो ना इधर, तो जैसे ही ये नेट फोर्स को टच करेगा बस ये मोशन कर जाएगा, ठीक है। और बढ़ा दोगे तो वो और तेज गति पकड़ेगा, समझ रहे हो ना। लेकिन हमें इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आना है, तो इससे ज़्यादा जाना ही नहीं है, ज़्यादा नहीं जाना और कम भी नहीं रखना है।
अच्छा कम रख दोगे तो भी वेक्टर लॉ फिर, हाँ तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कम रखोगे तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ज़्यादा करने के लिए या तो इसको टच कराओ या तो इससे बड़ा करो, इस वेक्टर को बड़ा करो, फोर्स को बड़ा करो, तब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब लगा लो फॉर्मूला, tan थीटा माइनस फाई, ये कितना हो जाएगा, एफ अपान एम जी के बराबर होगा। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, एम जी tan थीटा माइनस फाई। तो यहाँ से एफ बराबर कितना आ जाएगा, एम जी tan थीटा माइनस tan फाई अपान कितना होगा, 1 प्लस tan थीटा और tan फाई। और हमें एक बात पता है कि tan फाई कितना होता है, म्यू। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यह बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान देना ये tan थीटा मैक्स है, क्योंकि मैक्स उसी केस में होगा जब ये लिमिटिंग कंडीशन में होगा। तो एफ मिनिमम जो होगा वो एफ बराबर एम जी tan थीटा माइनस म्यू अपान 1 प्लस म्यू tan थीटा आ जाएगा। ये मिनिमम फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ये नीचे स्लाइड करेगा, इतना फोर्स आप रखोगे तो, इससे कम रखोगे तब भी स्लाइड करेगा, लेकिन ये वो कंडीशन है कि बंदा ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हुए भी नीचे ये स्लाइड करेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, एम मास का, सरफेस और ब्लॉक के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर हम लोग एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू आपको एफ की बतानी है ऑफ एफ। तो स्टार्ट स्लाइडिंग, जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, ये बस मोशन करना स्टार्ट कर दो, ये कंडीशन हमको पता करनी है। तो चूँकि जस्ट स्टार्ट की बात है तो नेट फोर्स 0 होगा। पहली बात तो फिगर ड्रॉ करते हैं, यम एक तो एम जी फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक इस पे जो है एफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है कुछ ना कुछ होगा, भाई रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। अब देखो इनका कोई ना कोई कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट इनका फोर्स होगा, मान लेते हैं वो एफ आर है। और हमें ये बात पता है कि बॉडी पे केवल एक फोर्स काम करता है जो कि कांटेक्ट फोर्स है, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट और जो कांटेक्ट फोर्स है दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 हो पाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यस, अब ध्यान से समझना, सिंस इन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, तो ये जो है जो नेट फोर्स है ये नॉर्मल से कितना एंगल बनाना चाहिए, फाई एंगल बनाना चाहिए। और नॉर्मल और एमजी का इसमें डायरेक्शन सेम है, तो ये फाई एंगल हो गया। भाई नॉर्मल से ये कितना एंगल बनाना चाहिए, फाई एंगल बनाना चाहिए, तभी तो ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग आएगा ये। जी बिल्कुल सही है सर। अब ध्यान से समझना मेरी बात, जो नेक्स्ट बात है वो क्या है, ये हमारा एमजी वेक्टर है। अगर मैं इतना बड़ा फोर्स लगाता हूँ हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो ये मिनिमम नहीं होगा। सर क्यों, अभी मैं बताता हूँ। अगर मैं इतना बड़ा फोर्स लगाऊं तब भी मिनिमम नहीं होगा, मैं इतना बड़ा फोर्स लगाऊं तब भी मिनिमम नहीं होगा। ये मिनिमम तभी होगा जब इस एफ पे, रिजल्टेंट फोर्स पे, ये परपेंडिकुलर हो, क्योंकि हमें पता है किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो है वो सबसे छोटी साइड होती है। ठीक है, ये लेंथ सबसे कम होगी जब ये परपेंडिकुलर होगी। अदर केसेस में मान लो यहाँ डालोगे तब भी बड़ी हो जाएगी, यहाँ 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 हर समय ये लेंथ बड़ी हो जाएगी, इधर डालोगे तब भी बड़ी, इधर डालोगे तब भी बड़ी। सिर्फ एक ही केस है जब ये सबसे छोटी, समझ गए? तो वही वाला केस ले लेते हैं ट्रायंगल का। ठीक है, क्योंकि मिनिमम फोर्स रखना है। तो ये हमारा mg फोर्स है और इसको नॉर्मल डाल देते हैं इस पर। अब देखो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कंप्लीट हो गया, और चूँकि टच कर रहा है तो मोशन ऑन द वर्ज ऑफ मोशन में तो आ ही जाएगा। हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना बना रहा है, तो ये थीटा एंगल बना रहा है। ये सब रफ कर दो,
ये तो हमें पहले से पता है कि कांटेक्ट फोर्स ही लगता है और ये रिजल्टेंट के बराबर होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि ये चल पाए, मोशन कर पाए। ठीक है, ओके। नाउ अब ये बताओ, अगर ये थीटा है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है, थीटा, और ये 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, तो टेल मी वन थिंग, अगर ये 90 है तो ये कितना होगा? सर 90 माइनस 5 होगा, बिल्कुल। अगर ये 90 माइनस 5 है और इन दोनों का सम 90 माइनस 5 और प्लस थीटा, ये भी तो 90 के बराबर है, तो 90 से 90 कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब कि थीटा भी 5 के बराबर हो जाएगा। समझ गए? अब कुछ नहीं करना, ये एफ है, ये वो एफ है जो मिनिमम है। समझ गए कि नहीं? ये वो एफ है जो मिनिमम है। तो लगा दिया हमने। अब बस ट्राइंगल से tan फाइ साइन फाइ निकालो। तो साइन फाइ इक्वल टू राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो mg के बराबर है और परपेंडिकुलर f के बराबर है, f अपॉन mg। तो f बराबर क्या हो जाएगा mg साइन फाइ। अब हमें एक बात पता है कि tan फाइ कितना होता है, tan फाइ होता है म्यू या म्यू अपॉन 1। तो ट्राइंगल से फाइ बराबर कितना हो जाएगा म्यू 1 और ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बस साइन फाइ की वैल्यू रख दो, तो यह बराबर कितना हो जाएगा mg, और साइन फाइ कितना है म्यू अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा f इक्वल टू म्यू mg अपॉन रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर?